हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी के कुछ गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम उन्हीं के आगे और अन्य गद्यांशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी के गद्यांशों की व्याख्या। और आज का पहला गद्यांश, इंदु का जो नजरिया था वह सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था। वह एक सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे लगता था राकेश को इन झमेलों से बचना चाहिए। वह इसी कोशिश में लगी रहती थी कि आस पड़ोस के लोग उनके बारे में ना जान पाएं कि वे कौन हैं। उसे यह सब बहुत सुरक्षित लगता था, लेकिन राकेश उनकी व्यथा कथा से विचलित हो गया था। उसे महसूस हो रहा था कि वह सब किसी घने बियावान जंगल में फंस गए हैं, जहां चारों ओर सिर्फ अंधेरा है या कटीले झाड़ झंकार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस कहानी में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जब दलितों का आरक्षण से ऊंचे कॉलेजों में, जो सवर्णों के कॉलेज कहा जाता है, जहां पर इनको एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, इस तरह की जो बातें हैं, वहां उनका जब एडमिशन हो जाता है तो किस तरह उन्हें वहां पर जो सवर्ण उच्च जाति के लोग हैं किस तरह से उन्हें प्रताड़ित करते हैं। यहाँ तक इतना प्रताड़ित करते हैं कि कुछ बच्चे तो उनमें आत्महत्या कर लेते हैं। इसमें जो ये है, ये एक उसके इंदु जो है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता की पत्नी थी, जो कि खुद दलित थी। उसे डर लगता था कि हमारे ऊपर कोई आवाज़ ना उठा ले, हमें सब समाज में इसी नज़र से ना देखे कि हम दलित हैं, क्योंकि उसने भी बचपन से दलित ये सब सहा था। दलित होने के कारण आज उसका जो पति है वो बेशक से एक अफसर बन गया, लेकिन दलित उनके साथ चला आ रहा है। तो वो हमेशा परेशान रहती थी, घर में झगड़ा करती थी जब भी उसका पति अपनी जाति के लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता था। दोस्तों, ये जो अवतरण हमने पढ़ा प्रसंग जानते हैं, दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी घुसपैठिए से अवतरित है। और इस कहानी में उच्च वर्ग को लगता है कि जो ये दलित वर्ग हैं वो उनके संसाधनों में घुसपैठ कर रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये घुसपैठिए हैं, ज़बरदस्ती हमारे संसाधनों में घुस रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने इंदु और राकेश इंदु के पति का नाम है, जो कि खुद एक अफसर है, उनके स्वभाव और विचारधारा को सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया है। कैसे किया, व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों, लेखक कह रहे हैं कि इंदु और राकेश का स्वभाव जो है वो और विचारधारा वो आपस में मिलती नहीं है, एक दूसरे की विरोधी है। इंदु का स्पष्टीकरण सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था, यानी कि उसने बचपन से सहा था दलित दलित दलित, और इसी तरह का उत्पीड़न उसने सहा था। आज वो एक अफसर की पत्नी थी, लेकिन दलित शब्द का जो भय था, दलित जाति का उसके मन में जो भय था वो बना हुआ था। इंदु का स्पष्टीकरण सामाजिक प्रताड़ना का प्रतिफल था, यानी कि समाज द्वारा दिए गए उल्हाने व्यंग बाणों से चोट खाने के फलस्वरूप उसके मन से, उसके मुंह से ये शब्द निकलते थे, क्योंकि उसे वो सब बातें याद आती थी। वह अपने सामाजिक जीवन को बिना तानाकशी व्यंग उल्हानों के सहज जीवन जीना चाहती थी। उसे कुछ नहीं सुनना था। वो चाहती थी कि वो, उसका पति, उसके बच्चे एक साधारण जीवन जिए। वह चाहती थी कि उसके पति राकेश इन झमेलों में ना फंसे, यानी कि अपनी जाति के लोगों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाएं। और इसी प्रयास में रहती थी कि आस पड़ोस के लोगों को ये भी ना पता चल पाए कि वो किस जाति से हैं, क्योंकि वो लोगों के तानों के बिना सहजता से जीना चाहती थी। और राकेश अपनी पत्नी और आस पड़ोस की जब बातें सुनता था उनसे वो विचलित हो जाता था और सोचता था कि मैं शायद अपराधी हूँ। उसे लगता था कि वह समाज में ना रहकर किसी सुनसान घने जंगल के बीच, कटीले घने जंगल के बीच फंसा हुआ है, और उसे उस अंधेरे रास्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था। वो सोचता रहता था कि मैं क्या करूं, अपने वर्ग के लोगों के लिए साथ खड़ा रहूं या अपनी पत्नी की बातों को सुनूं। विशेष जानते हैं दोस्तों, विश्लेषणात्मक शैली है, प्रतीकात्मक शब्द है और मिश्रित शब्दावली का प्रयोग है। राकेश और इंदु के दृष्टिकोण को इसमें लेखक ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा गद्यांश,
देखिए, छोटी छोटी घटनाओं को इतना तूल मत दें। दलित उत्पीड़न जैसा मेरे कॉलेज में कुछ भी नहीं है और मैं इन वाहियात चीज़ों को नहीं मानता। हमारे घर में तो भंगिन को भी अम्मा कहा जाता है। डीन जैसे अपने आप से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। राकेश और रमेश चौधरी बौखला कर उठ आए थे। दलित छात्रों का मेडिकल में आना डीन की दृष्टि में घुसपैठ थी। रमेश चौधरी ने स्वयं को बहुत मुश्किल से काबू में रखा था। शायद राकेश के कारण कई दिनों वे दोनों अनेक गणमान्य लोगों से मिले, लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अनेक दलित अधिकारियों के पास भी वे गए, लेकिन उनका रवैया भी निराशाजनक ही था। वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उनका कहना था कि मामले को उठाने से दलित छात्रों का ही नुकसान होगा। दोस्तों, इसमें जब दलित छात्रों पर मेडिकल कॉलेज में उत्पीड़न होता है, सोनकर को बस में मारा पीटा जाता है, उन्हें अभद्र शब्द कहकर बुलाया जाता है और बहुत ज़्यादा उनको पीड़ित किया जाता है, तब जो इन पंक्तियों में उसी का वर्णन है। ये जो हमने अभी अवतरण पढ़ा वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी घुसपैठिए से लिया गया है और इसमें दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न की व्यथा को लेखक ने प्रस्तुत किया है। इन पंक्तियों में दलित छात्रों पर हुए उत्पीड़न को लेकर डीन, राकेश, रमेश और गणमान्य अधिकारियों की सोच का विश्लेषण किया है लेखक ने। दोस्तों, जब सुभाष सोनकर को बस में मारा पीटा जाता है, उसको अधमरा कर दिया जाता है, तो उसके इस मामले को लेकर जब रमेश चौधरी डीन के पास जाता है तो डीन वो तो स्वयं ही दलितों से घृणा करता है, तो वो कहता है कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें हवा मत दो। हमारे कॉलेज में कोई भी दलितों का शोषण नहीं होता है और तर्क देता है कि हमारे यहाँ तो जो भंगिन है सफाई कर मतलब जो टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए आती है, उन्हें भी अम्मा कहा जाता है, तो वो हमारी अम्मा नहीं बन जाती, ऐसा डीन का कहना है। इस प्रकार वो अपने आप को ऐसे शब्द बोलकर एक तरह से वो अपने आप को उच्च वर्ग के खोल में रख लेता है कि मैं उच्च वर्ग से हूँ। डीन के व्यवहार और तर्क से राकेश और रमेश एकदम बौखला जाते हैं। डीन तो दलितों का मेडिकल कॉलेज में आना ही एक तरह की घुसपैठ मानता है कि ये जबरदस्ती हमारे कॉलेज में आ गए हैं, इसलिए वो खुद ही इनको पसंद नहीं करता, तो कैसे वो जो राकेश और रमेश शिकायत लेकर आए थे उन पर ध्यान देता। रमेश चौधरी दलित सामाजिक कार्यकर्ता है, वह आईएएस ऑफिसर राकेश उसके साथ है, उसकी वजह से चुप हो जाता है। वे दोनों इस मामले में डीन के अलावा भी कई गणमान्य लोगों अधिकारियों से मिले, पर सभी का रुख वही था जो डीन का था, यानी कि सभी वही बातें बोलते हैं जो डीन बोलता है। मीडिया वाले तो इस खबर को रैगिंग के रूप में छाप देते हैं कि इस कॉलेज में रैगिंग हुई थी और कुछ नहीं हुआ था। वस्तुतः कोई भी इस मामले के पक्ष या विपक्ष से जोखिम लेकर अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता था। वो सब खोखला तर्क देते हैं कि इसमें दलित छात्रों का ही नुकसान होगा यदि आप और आगे इसकी शिकायत करेंगे। चलिए दोस्तों, विशेष जानते हैं। डीन जैसे उच्च अधिकारियों की संकीर्ण मानसिकता प्रस्तुत की गई है। मिश्रित शब्दावली और चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। अगला गद्यांश पढ़ती हूँ और आज का अंतिम गद्यांश। सोनकर को पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया था क्योंकि उसने प्रणव मिश्रा के खिलाफ आवाज पुलिस में नामजद रिपोर्ट दर्ज लिखवाने का दुस्साहस किया था। डीन और अन्य प्रोफेसर तक शिकायत पहुंचाने की हिमाकत उसने की थी। यह भूलकर कि वह इस चक्रव्यूह में अकेला फंस गया है जहां से बाहर आने के लिए उसे कौरवों की कई अक्षौहिणी सेना और अनेक महारथियों से टकराना पड़ेगा। परीक्षा फल का व्यूह भेद कर सोनकर बाहर नहीं आ पाया था। कई महारथियों ने निहत्थे सोनकर की हत्या कर दी थी, जिसे आत्महत्या कहकर प्रचारित किया गया था। दोस्तों, ये जो अभी हमने पंक्तियां पढ़ी, इसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी घुसपैठिए से लिया गया है, जिसमें दलितों के उत्पीड़न की व्यथा को लेखक ने अपने शब्दों में ढाला है। और इन पंक्तियों में लेखक जो सोनकर की हत्या की जाती है उसके कारणों को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं, व्याख्या में जानते हैं। दोस्तों, लेखक कहता है कि सुभाष सोनकर जैसे दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जब उन्होंने आवाज़ उठाई, सोनकर ने आवाज़ उठाई,
तो उसे पहली ही परीक्षा में फेल कर दिया गया, क्योंकि उसने इतनी हिम्मत की कि वो उच्च वर्ग के प्रणव मिश्रा के खिलाफ आवाज़ उठाता है, पुलिस में शोषण के अपने ऊपर होने वाले शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराता है और सुभाष सोनकर बिना डरे अभिमन्यु की भांति डीन और अन्य प्रोफेसरों के पास इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रणव मिश्रा की शिकायत लेकर जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये सब कौरव हैं, इनके व्यू में वो फंस गया है। इनकी सेना कभी ना नष्ट होने वाली सेना है। वह उनके द्वारा उच्च वर्गीय चक्रव्यूह में फंस जाता है। उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि किस तरह से उसे ही फंसा दिया जाएगा जब वो अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के विरुद्ध अपने ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। उसे ये पता ही नहीं था कि यदि वो ऐसा करेगा तो उसे कितने महारथियों से भिड़ना पड़ेगा। अंत में जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर मर जाता है, उसी प्रकार सोनकर भी एक तरह से इन डीन, प्रोफेसर और जो उच्च अधिकारी हैं, अन्य गणमान्य व्यक्ति, इन सब के द्वारा बनाए गए एक चक्रव्यूह में फंस जाता है और उसको मार दिया जाता है और साथ ही साथ उसकी मौत को आत्महत्या का जामा पहना दिया जाता है। दोस्तों, विशेष जानते हैं मिश्रित शब्दावली प्रतीकात्मक शैली है। सोनकर की आत्महत्या के कारण स्पष्ट किए गए हैं। दलितों पर हो रहे आत्महत्या और दलितों द्वारा शोषण पर उठाई आवाज़ के परिणाम का लेखक ने इस गद्यांश में वर्णन किया है। तो दोस्तों, ये हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि की घुसपैठिए कहानी के कुछ गद्यांशों की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।